दोस्तों, आपने अब तक देखा कैसे थर्मोपाइले की घाटी में स्पार्टनों ने बलिदान देकर पूरी दुनिया को साहस का प्रतीक दिखाया। फिर सलामिस के समुद्र में यूनानी रणनीति ने फारसी नौसेना को धूल चटा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज़र्क्सिस, जो अपनी लाखों की सेना के साथ ग्रीस को कुचलने आया था, अब पीछे हट चुका है। परंतु उसका अहंकार अभी टूटा नहीं है। फारसियों की एक बड़ी सेना अब भी ग्रीस की धरती पर डेरा डाले बैठी है और यूनानियों को पता है अंतिम निर्णायक संघर्ष अभी बाकी है। इसी पृष्ठभूमि में आता है प्लाताया का युद्ध, जहां यूनानियों की एकता, साहस और अनुशासन का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। स्पार्टन, एथेनियन और अन्य ग्रीक नगर राज्य अपने मतभेद भूलकर अब एक ही झंडे तले इकट्ठा होते हैं। सामने है फारसी सेनापति मर्दोनियस, जो अपने सम्राट ज़र्क्सिस की हार का बदला लेने के लिए खड़ा है। लेकिन भाग्य की गाथा केवल थल युद्ध तक सीमित नहीं रहती। समुद्र के पार एशिया माइनर में एक और निर्णायक लड़ाई होती है, माइकेल का युद्ध। यहां भी यूनानी नौसेना और जमीनी सेना मिलकर फारसी शक्ति को चुनौती देती है। दोस्तों, पार्ट 4 में हम देखेंगे कैसे प्लाताया और माइकेल की इन दोहरी निर्णायक लड़ाइयों ने न केवल ज़र्क्सिस के साम्राज्य की महत्वाकांक्षा को तोड़ा, बल्कि यूनान की स्वतंत्रता को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो चलिए इतिहास के इस निर्णायक मोड़ में प्रवेश करते हैं, जहां साहस, बलिदान और एकता ने ग्रीस को अमर बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास के कथा, जहां हम आपको ले चलते हैं अतीत की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपने अब तक देखा कैसे थर्मोपिले की घाटी में स्पार्टनों ने बलिदान देकर पूरी दुनिया को साहस का प्रतीक दिखाया। फिर सलामिस के समुद्र में यूनानी रणनीति ने फारसी नौसेना को धूल चटा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज़र्क्सिस, जो अपनी लाखों की सेना के साथ ग्रीस को कुचलने आया था, अब पीछे हट चुका है। परंतु उसका अहंकार अभी टूटा नहीं है। फारसियों की एक बड़ी सेना अब भी ग्रीस की धरती पर डेरा डाले बैठी है और यूनानियों को पता है अंतिम निर्णायक संघर्ष अभी बाकी है। इसी पृष्ठभूमि में आता है प्लाताया का युद्ध, जहां यूनानियों की एकता, साहस और अनुशासन का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। स्पार्टन, एथेनियन और अन्य ग्रीक नगर राज्य अपने मतभेद भूलकर अब एक ही झंडे तले इकट्ठा होते हैं। सामने है फारसी सेनापति मर्दोनियस, जो अपने सम्राट ज़र्क्सिस की हार का बदला लेने के लिए खड़ा है। लेकिन भाग्य की गाथा केवल थल युद्ध तक सीमित नहीं रहती। समुद्र के पार एशिया माइनर में एक और निर्णायक लड़ाई होती है, माइकेल का युद्ध। यहां भी यूनानी नौसेना और जमीनी सेना मिलकर फारसी शक्ति को चुनौती देती है। दोस्तों, पार्ट 4 में हम देखेंगे कैसे प्लाताया और माइकेल की इन दोहरी निर्णायक लड़ाइयों ने न केवल ज़र्क्सिस के साम्राज्य की महत्वाकांक्षा को तोड़ा, बल्कि यूनान की स्वतंत्रता को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो चलिए इतिहास के इस निर्णायक मोड़ में प्रवेश करते हैं, जहां साहस, बलिदान और एकता ने ग्रीस को अमर बना दिया। सलामिस की हार के बाद ज़र्क्सिस तो एशिया लौट गया, लेकिन उसने अपनी लाखों की सेना पूरी तरह वापस नहीं बुलाई। उसने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति मर्दोनियस को ग्रीस में ही छोड़ दिया, ताकि वह यूनान को घुटनों पर ला सके। मर्दोनियस जानता था कि अगर वह एथेंस और स्पार्टा को तोड़ दे तो ग्रीस कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। इसी दौरान एथेंस एक बार फिर से फारसियों के हाथों लूट लिया गया। यूनानी नगर राज्यों में घबराहट फैल गई। लेकिन जब हर ओर निराशा छाई हुई थी, तब स्पार्टा और एथेंस ने अपने मतभेद भूलकर एकता का हाथ बढ़ाया। यह पल ग्रीस के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। ग्रीक सेनाएं अब प्लाताया की ओर बढ़ी, बोयोटिया का एक छोटा नगर जो आने वाली निर्णायक लड़ाई का मैदान बनने वाला था। यहां ग्रीक सेना की अगुवाई स्पार्टा के सेनापति पाउसेनियस कर रहे थे, जबकि एथेंस और अन्य नगर राज्यों ने भी अपनी सर्वश्रेष्ठ सेनाएं भेजी। मर्दोनियस को विश्वास था कि उसकी विशाल सेना, शानदार घुड़सवार दस्ते और फारसी धन बल यूनानियों को तोड़ देंगे।
उसने ग्रीक सेनाओं को डराने के लिए लगातार हमले किए और उनका पानी व आपूर्ति काटने की कोशिश की। लेकिन यूनानी सैनिकों के दिलों में अब थर्मोपिली और सालमीस की यादें थीं। वे जानते थे कि अगर इस बार हार गए तो उनकी सभ्यता हमेशा के लिए मिट जाएगी। हर सैनिक लड़ाई के मैदान को अपनी मातृभूमि मान रहा था। इस प्रकार प्लातिया की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। एक ओर फारस का अहंकार और बदला, दूसरी ओर ग्रीस की स्वतंत्रता और एकता। अंतिम निर्णायक टकराव का बिगुल बज चुका था। प्लातिया की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। फारसी सेनापति मर्दोनियस के पास संख्या की ताकत थी। उसकी सेना में करीब 1 लाख से अधिक सैनिक, घुड़सवार और तीरंदाज थे। दूसरी ओर ग्रीक सेनाएं केवल लगभग 70,000 थीं, जिनमें से असली शक्ति स्पार्टन होप्लाइट्स और एथेनियन योद्धाओं में थी। मर्दोनियस ने सोचा कि उसकी विशाल सेना का दबदबा यूनानियों को डराकर पीछे हटा देगा। उसने पहले दिन ग्रीक मोर्चों पर घुड़सवार सेना भेजी। तेज घोड़ों पर सवार फारसी तीरंदाज ग्रीक सैनिकों पर तीरों की बारिश कर रहे थे। कई ग्रीक सैनिक हताहत हुए और उनकी आपूर्ति तक काट दी गई। ग्रीक सेना में तनाव बढ़ा। बिना पानी और भोजन के सैनिक कमजोर हो रहे थे। मर्दोनियस ने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने ग्रीक नेताओं को संदेश भेजा, फारसी सम्राट के सामने आत्मसमर्पण करो, तुम्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन ग्रीक सेनापति पाउसेनियस ने यह संदेश ठुकरा दिया। उसने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, थर्मोपिले में हमारे भाइयों ने अपना खून बहाकर हमें यह दिन दिखाया है और सलामिस की लहरों में हमारे नाविकों ने फारसी घमंड को डुबो दिया था। अब अगर हम पीछे हटे तो ग्रीस कभी आजाद नहीं रहेगा। ग्रीक सैनिकों ने हौसला पाया और अपनी रणनीति बदली। उन्होंने खुद को पहाड़ियों और मजबूत स्थानों पर जमाना शुरू किया ताकि फारसी घुड़सवार सेना का फायदा न हो सके। एथेनियन और स्पार्टन कमांडरों ने आपस में समन्वय कर फारसी आक्रमण को रोकने की तैयारी की। पहला दिन केवल छोटे मोटे टकराव और घुड़सवार हमलों तक सीमित रहा, लेकिन माहौल साफ था। असली निर्णायक लड़ाई अगले ही दिन होने वाली थी। प्लातिया की सुबह निर्णायक थी। ग्रीक सेना अभी भी कठिनाई में थी। पानी की कमी, टूटी हुई आपूर्ति और लगातार फारसी दबाव। पाउसेनियस ने सैनिकों को थोड़ा पीछे हटने का आदेश दिया ताकि वे सुरक्षित स्थान पर संगठित हो सकें। यह पीछे हटना फारसियों को कमजोरी की निशानी लगा। मर्दोनियस ने इसे अवसर समझा। उसने अपनी पूरी सेना को आगे बढ़ा दिया, सोचते हुए कि यूनानी अब टूटने वाले हैं। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पीछे हटने के बाद ग्रीक सेना ने खुद को मजबूत ढाल और फालैंक्स संरचना में संगठित कर लिया। जैसे ही फारसी सेना आगे बढ़ी, स्पार्टनों ने सबसे पहले उनका सामना किया। लोहे की ढालों और भालों से सुसज्जित स्पार्टन होप्लाइट्स ने दुश्मन की हर लहर को रोक दिया। मर्दोनियस खुद अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर मोर्चा संभाल रहा था। वह अपने सैनिकों को चिल्लाकर कह रहा था, आज फारस की इज्जत दांव पर है, पीछे मत हटना। इसी बीच एक निर्णायक क्षण आया। स्पार्टन योद्धाओं ने दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ दिया और मर्दोनियस की ओर बढ़े। कहा जाता है कि एक स्पार्टन योद्धा ने फेंके गए भाले से मर्दोनियस को घातक चोट पहुंचाई और वह घोड़े से गिर पड़ा। उसके गिरते ही फारसी सेना में अफरा तफरी मच गई। फारसी सैनिक बिना नेता के बिखरने लगे। ग्रीक सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। एथेनियनों ने भी दूसरे हिस्से में फारसियों को पछाड़ दिया। कुछ ही घंटों में फारस की विशाल सेना हार मान चुकी थी। प्लातिया का युद्ध केवल एक जीत नहीं था, यह ग्रीस की आजादी का प्रतीक बन गया। मर्दोनियस की मौत ने जर्सेस के साम्राज्य के ग्रीस पर कब्जे के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। प्लातिया में फारसियों की करारी हार के बाद भी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जर्सेस की बड़ी नौसेना और उसके सहयोगी एशिया माइनर आधुनिक तुर्की के तटों पर अभी भी सक्रिय थे। अगर इन्हें नष्ट नहीं किया जाता तो फारस फिर से ग्रीस पर हमला कर सकता था। ग्रीक नौसेना, जिसमें एथेंस का नेतृत्व प्रमुख था, फारसी जहाजों का पीछा करते हुए
आयोनिया के तट पर स्थित माइकेल पहुंची। यहां फारसी जहाजों ने किनारे लगकर अपने जहाजों को मजबूत बैरिकेड्स और लकड़ी की दीवारों के पीछे छिपा दिया था। उन्हें लगा कि इस बार यूनानी पानी में नहीं बल्कि जमीन पर आकर नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ग्रीक सेनापतियों ने अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की, आज हम प्लातेया की तरह ही एक और विजय हासिल करेंगे। समुद्र हो या जमीन, ग्रीस की आजादी हर जगह साबित होगी। ग्रीक नौसैनिक और सैनिक तट पर उतरे और सीधे फारसी शिविर पर धावा बोल दिया। स्पार्टन और एथेनियन सैनिक एक साथ आगे बढ़े। जहाजों के पीछे छिपे फारसी योद्धा यूनानियों की इस आक्रामकता से हैरान रह गए। भारी ढालों और अनुशासन से लैस ग्रीक फालैंक्स ने फारसियों की रक्षा पंक्तियां तोड़ डाली। कुछ ही समय में फारसी शिविर जल उठा। यूनानियों ने फारसी जहाजों को आग के हवाले कर दिया। समुद्र और तट दोनों जगह से फारसी सेना को नष्ट कर दिया गया। माइकेल की यह जीत केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, यह आयोनिया के ग्रीक नगर राज्यों के लिए आजादी का संदेश भी थी। अब वे फारसी साम्राज्य की जंजीरों से मुक्त होकर यूनान की ओर झुकने लगे। प्लाताया और माइकेल की ये जुड़वां जीतें, ट्विन विक्ट्रीज, साबित करती थीं कि फारसी साम्राज्य ग्रीस पर कभी हावी नहीं हो सकता। ग्रीक एकता और साहस ने इतिहास की धारा बदल दी थी। प्लाताया और माइकेल की जुड़वां जीतों ने ग्रीक इतिहास का रुख बदल दिया। ग्रीस के नगर राज्यों ने मिलकर दिखा दिया कि जब वे एकजुट होते हैं तो किसी भी साम्राज्य को झुका सकते हैं। यह केवल सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि यूनानी आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की घोषणा थी। फारसी साम्राज्य, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था, पहली बार इतनी बुरी तरह पराजित हुआ। ज़र्क्सिस का सपना कि ग्रीस को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना देगा, पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मर्दोनियस की मौत और नौसैनिक जहाजों की तबाही ने फारसी शक्ति को ग्रीस के लिए लगभग निष्क्रिय कर दिया। आयोनिया के ग्रीक नगर राज्य, जो पहले फारसी साम्राज्य के अधीन थे, अब यूनानी एकता की ओर बढ़ने लगे। इसने ग्रीस की शक्ति और प्रभाव को एशिया माइनर तक फैला दिया। इन जीतों के राजनीतिक परिणाम भी गहरे थे। एथेंस ने खुद को नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। अब ग्रीस में एथेंस और स्पार्टा के बीच नेतृत्व की होड़ शुरू हुई, जिसने आगे चलकर डेलियन लीग और पेलोपोनेशियन लीग जैसी नई व्यवस्थाओं को जन्म दिया। फारसी साम्राज्य पर इसका असर यह हुआ कि पश्चिम में उसका प्रभाव कमजोर हो गया। अब वह अपने विशाल साम्राज्य को बचाने और विद्रोहों को दबाने में व्यस्त हो गया। ग्रीस पर कब्जे का उसका सपना हमेशा के लिए मिट गया। प्लाताया और माइकेल ने यह साबित किया कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाइयां साम्राज्य की ताकत से भी बड़ी होती हैं। यही संदेश आगे चलकर ग्रीक संस्कृति और सभ्यता की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। फारसी युद्धों के समाप्त होते ही ग्रीस की धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब जब बाहरी खतरा कम हो चुका था, तो सवाल उठने लगा कि ग्रीस का नेतृत्व कौन करेगा। स्पार्टा ने थर्मोपाइली और प्लाटेया जैसी लड़ाइयों में अपनी वीरता से सम्मान अर्जित किया था, लेकिन उसकी सैन्य ताकत केवल स्थलीय लैंड बेस्ड थी। दूसरी ओर एथेंस नौसैनिक शक्ति के रूप में उभर चुका था। सलामिस और माइकेल की जीतों ने एथेंस को साबित कर दिया कि समुद्रों पर उसका राज है। यूनानी नगर राज्य अभी भी स्वतंत्र थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि फारसी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए 478 बीसीई में कई ग्रीक नगर राज्यों ने मिलकर डेलियन लीग नामक महासंघ बनाया। इसका उद्देश्य था फारसियों को हमेशा के लिए पीछे धकेलना और आयोनिया के नगर राज्यों की आजादी की रक्षा करना। डेलियन लीग का खजाना डेलोस द्वीप पर रखा गया और एथेंस को उसका नेतृत्व सौंपा गया। धीरे धीरे एथेंस ने इस महासंघ को केवल एक सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का आधार बना लिया। उसने लीग की नौसेना को मजबूत किया और आर्थिक संसाधनों को अपने हित में प्रयोग करना शुरू कर दिया। स्पार्टा इस बढ़ती हुई एथेनियन शक्ति से असहज था। उसे लगता था कि एथेंस सिर्फ ग्रीस की सुरक्षा नहीं, बल्कि खुद का साम्राज्य बनाने की राह पर है। यही तनाव आगे चलकर ग्रीक इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संघर्ष
पेलोपोनेशियन वॉर की नींव बना। लेकिन इस समय के लिए एथेंस का उदय ग्रीस में एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और सैन्य पुनर्जागरण की शुरुआत था। इसी काल में लोकतंत्र मजबूत हुआ, कला और दर्शन फले फूले और एथेंस को पश्चिमी सभ्यता का जनक कहा जाने लगा। प्लाताया और माइकेल की जीत के बाद ग्रीस के नगर राज्यों को यह एहसास हुआ कि अगर वे अलग अलग रहे तो भविष्य में कोई भी बड़ी शक्ति उन्हें फिर से गुलाम बना सकती है। इसी सोच से 478 बीसीई में बना डेलियन लीग। यह महासंघ मूल रूप से फारसी खतरे को दूर रखने और आयोनिया के नगर राज्यों को आजाद कराने के लिए बनाया गया था। इस लीग का खजाना पवित्र द्वीप डेलोस पर रखा गया, जिससे इसका नाम पड़ा। हर सदस्य नगर राज्य को या तो सैनिक और जहाज देने थे या फिर धनराशि का योगदान करना था। इसका नेतृत्व स्वाभाविक रूप से एथेंस को मिला, क्योंकि उसकी नौसेना ग्रीस की सबसे मजबूत शक्ति थी। शुरुआत में यह एक सच्चा सामूहिक संगठन था, जिसमें ग्रीक नगर राज्य एक साझा उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए। एथेंस ने अपने बेड़े को विस्तार दिया और फारसियों के बचे खुचे ठिकानों पर लगातार हमले किए। जल्द ही आयोनिया के कई नगर राज्य फारसी नियंत्रण से मुक्त होकर यूनानी प्रभाव में आ गए। लेकिन समय बीतने के साथ एथेंस ने डेलियन लीग को एक सैन्य गठबंधन से अपने साम्राज्य की नींव में बदलना शुरू कर दिया। खजाने से प्राप्त धन का इस्तेमाल उसने अपनी नौसेना और भव्य निर्माण परियोजनाओं में किया। कई बार सदस्य नगर राज्यों ने लीग से अलग होने की कोशिश की, तो एथेंस ने उन्हें बलपूर्वक रोका। डेलियन लीग के माध्यम से एथेंस ने न सिर्फ फारसी खतरे को कम किया, बल्कि ग्रीस में अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्चस्व भी स्थापित किया। लोकतंत्र, कला, रंगमंच और दर्शन के नए युग की शुरुआत इसी समय हुई। हालांकि स्पार्टा और अन्य नगर राज्यों को लगने लगा कि यह सामूहिक शक्ति अब एथेंस का निजी साम्राज्य बन गई है। यही असंतोष आगे चलकर यूनान को एक और बड़े संघर्ष की ओर ले जाएगा। फारसी युद्धों के बाद ग्रीस के नगर राज्यों में जोश और आत्मविश्वास था, लेकिन उस जोश के साथ साथ एक नई प्रतिस्पर्धा भी जन्म ले चुकी थी। यह प्रतिस्पर्धा थी स्पार्टा और एथेंस के बीच। स्पार्टा को थल सेना की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। थर्मोपाइली और प्लाटाया की लड़ाइयों में उसके अनुशासित सैनिकों ने दिखाया कि जमीन पर उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सोच पारंपरिक और सीमित थी। स्पार्टा केवल युद्ध और सुरक्षा तक ही सिमटा हुआ था। दूसरी ओर एथेंस एक बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ रहा था। नौसैनिक ताकत ने उसे ग्रीस और आयोनिया में अग्रणी बना दिया। डेलियन लीग की कमान उसके हाथ में थी और समुद्रों पर उसका लगभग पूर्ण नियंत्रण हो गया था। इसके साथ ही एथेंस ने लोकतंत्र, कला, रंगमंच और दर्शन के माध्यम से ग्रीक संस्कृति को नई ऊंचाई दी। यही अंतर प्रतिद्वंद्विता की जड़ बना। स्पार्टा को लगने लगा कि एथेंस अपनी शक्ति का उपयोग ग्रीस की सुरक्षा से ज्यादा खुद के साम्राज्य विस्तार में कर रहा है, जबकि एथेंस को विश्वास था कि वह ग्रीस का स्वाभाविक नेता है, क्योंकि उसकी नौसेना पूरे क्षेत्र की रक्षा कर रही थी। धीरे धीरे ग्रीस दो ध्रुवों में बंटने लगा। एक तरफ एथेंस और उसका डेलियन लीग, दूसरी तरफ स्पार्टा और उसके सहयोगी। यह प्रतिस्पर्धा शुरुआत में केवल प्रतिष्ठा और प्रभाव की थी, लेकिन आगे चलकर यही असहमति ग्रीस के इतिहास की सबसे भीषण गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेगी, जिसे हम पेलोपोनेशियन वॉर के नाम से जानते हैं। इस तरह फारसी युद्धों की समाप्ति ने जहां ग्रीस को एकता का स्वाद चखाया, वहीं उसने भविष्य के संघर्ष का बीज भी बो दिया। फारसी युद्धों की समाप्ति ने ग्रीस को न केवल राजनीतिक और सैन्य स्वतंत्रता दी, बल्कि एक नए युग का द्वार भी खोला। यह युग था ग्रीस का स्वर्ण युग, गोल्डन एज, विशेष रूप से एथेंस का। डेलियन लीग के खजाने और नौसैनिक प्रभुत्व ने एथेंस को अपार संसाधन दिए। इन संसाधनों का उपयोग केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि संस्कृति और समाज के विकास में भी किया गया।
इस काल में एथेंस का लोकतंत्र और भी मजबूत हुआ, जहां नागरिकों को निर्णय लेने में सीधा अधिकार मिला। धैर्य निर्माण और कला। एथेंस ने अपने गौरव को स्थायी बनाने के लिए भव्य निर्माण कार्य शुरू किए। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है पार्थेनन मंदिर, जिसे देवी एथेना को समर्पित किया गया। मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में नई ऊंचाइयां हासिल हुईं, जिसने ग्रीस को सांस्कृतिक रूप से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। रंगमंच और साहित्य। यही वह दौर था जब नाटक और रंगमंच ग्रीक जीवन का अहम हिस्सा बने। सोफोक्लीज, यूरिपिडीज और एस्किलस जैसे नाटककारों ने ऐसे नाटक लिखे जो आज भी विश्व साहित्य के रत्न माने जाते हैं। दर्शन और ज्ञान। इस युग ने महान दार्शनिकों को जन्म दिया। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने जीवन, नैतिकता और समाज पर गहरी बहसें शुरू की। ग्रीस का यह बौद्धिक आंदोलन आगे चलकर पूरी पश्चिमी सभ्यता की नींव बना। नौसैनिक साम्राज्य। एथेंस ने समुद्रों पर अपना नियंत्रण इतना मजबूत कर लिया कि वह ग्रीक विश्व का नेतृत्व करता बन गया। पर यही प्रभुत्व अन्य नगर, राज्यों को असहज करने लगा। ग्रीस के स्वर्ण युग के दौरान एथेंस ने अपने साम्राज्य को इतना विस्तार दिया कि वह धीरे धीरे केवल एक नगर, राज्य नहीं रहा, बल्कि पूरे एजियन क्षेत्र का केंद्र बन गया। डीलियन लीग अब लगभग पूरी तरह एथेंस का साम्राज्य बन चुका था। छोटे नगर, राज्यों से जबरन कर वसूली होती और जो विद्रोह करते उन्हें कठोर दंड दिया जाता। दूसरी ओर स्पार्टा इस बढ़ती शक्ति को चुपचाप देख रहा था। स्पार्टा को लगता था कि एथेंस का लोकतांत्रिक मॉडल ग्रीस की पारंपरिक व्यवस्था और उसकी सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती दे रहा है। साथ ही एथेंस की नौसैनिक ताकत के सामने उसकी थलसेना भी अकेली पड़ने लगी। दो तनाव के कारण। एक, आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व। एथेंस ने व्यापार और समुद्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दो, राजनीतिक मतभेद। एथेंस लोकतंत्र का केंद्र था, जबकि स्पार्टा ओलिगार्की, सैन्य शासन का प्रतीक। तीन, सांस्कृतिक वर्चस्व। एथेंस कला, साहित्य और दर्शन का नेतृत्व कर रहा था, जिससे स्पार्टा को लगता था कि उसकी परंपरागत प्रतिष्ठा घट रही है। यह तनाव धीरे धीरे छोटे छोटे संघर्षों में बदलने लगा। कई नगर, राज्य स्पार्टा से सुरक्षा की उम्मीद करने लगे, क्योंकि वे एथेंस के कठोर शासन से असंतुष्ट थे। युद्ध की प्रस्तावना। 431 BCE तक हालात इतने बिगड़ गए कि ग्रीस दो गुटों में बंट गया। डेलियन लीग एथेंस के नेतृत्व में, पेलोपोनेशियन लीग स्पार्टा के नेतृत्व में। यही विभाजन आगे चलकर ग्रीस के इतिहास की सबसे भीषण गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन गया, जिसे हम पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं। यह युद्ध केवल सत्ता या प्रतिष्ठा का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह ग्रीस की एकता की नींव को हिलाने वाला तूफान बनने वाला था। 431 BCE में ग्रीस ने एक ऐसे संघर्ष का आगाज देखा जिसने उसकी दिशा ही बदल दी। पेलोपोनेशियन वॉर। यह युद्ध केवल हथियारों का टकराव नहीं था, बल्कि विचारधाराओं का भी संघर्ष था। एथेंस का लोकतांत्रिक साम्राज्य बनाम स्पार्टा का सैन्य ओलिगार्की। युद्ध की शुरुआत छोटे छोटे विवादों से हुई। कोरिंथ और कोरफू जैसे नगर, राज्यों के बीच हुए झगड़े में एथेंस और स्पार्टा दोनों शामिल हो गए। धीरे धीरे यह पूरा संघर्ष पूरे ग्रीक विश्व को अपनी चपेट में ले आया। एथेंस की रणनीति। पेरिक्लीस के नेतृत्व में एथेंस ने समुद्रों पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसकी नौसेना ने पेलोपोनेशियन तटों को तबाह करना शुरू किया और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण बना लिया। लेकिन थल युद्ध में एथेंस स्पार्टा का सामना नहीं कर पा रहा था। द स्पार्टा की रणनीति। स्पार्टा ने एथेंस के ग्रामीण इलाकों पर हमला किया और बार बार उसकी फसलों को जला डाला, लेकिन एथेंस की मजबूत शहर की दीवारें और नौसेना उसे बार बार बचा लेती। पहले प्रभाव। युद्ध लंबा और थकाऊ साबित हुआ। एथेंस के भीतर प्लेग महामारी फैल गई, जिससे हजारों नागरिकों की मृत्यु हुई। यहां तक कि पेरिक्लीस भी इस महामारी का शिकार हो गया। इससे एथेंस की मनोबल पर गहरा असर पड़ा। युद्ध की शुरुआत ने ग्रीस को यह सिखा दिया
कि अब वह एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। एथेंस और स्पार्टा की यह टक्कर आने वाले वर्षों में ग्रीस को कमजोर करती चली जाएगी और अंततः यह आंतरिक संघर्ष विदेशी शक्तियों जैसे मैसेडोनिया और सिकंदर महान के लिए रास्ता खोलेगा। इस प्रकार पेलोपोनेशियन वॉर का आरंभ ग्रीस के लिए महानता से पतन की यात्रा का संकेत बन गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, अगली कहानी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानने के लिए इतिहास के कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक गाथा के साथ।